This conference will now be recorded. तो आप लोग आज का क्वेश्चन लिखेंगे, वे फैक्टर्स बताएं, वे कारक बताएं जिनकी वजह से यूरोपियंस भारत में आए। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी अगर पूछा भी गया है तो हमें इस प्रश्न को दो भागों में बांट के रखना है। ठीक है, पहले भाग में हमें कारणों की चर्चा करनी होगी और दूसरे पार्ट में हम ये यूरोपियन पावर कौन कौन सी थी और कब कब आई हैं ये थोड़ा सा ब्रीफ में रखना है ना। लेकिन जो मेन बॉडी या मेन पार्ट बनेगा वो हमारा फैक्टर्स का बनेगा, जिनको हमें डिटेल में भी लिखना है। ठीक है, तो दो भागों में इस प्रश्न को लगभग आप 150 वर्ड्स में पूछा जाएगा तो आप आंसर कर सकते हैं, है ना। तो उत्तराखंड पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन तैयार करना है आपको। तो प्रश्न लिखने के बाद इसके दो भाग ड्राफ्ट कर लें। पहले भाग में वो क्यों आए, कारण, और दूसरे भाग में कौन कौन कब कब आया ये भी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला कारक था यूरोप में जो वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, उस वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो यूरोप में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जिसकी वजह से वे लोग लंबी लंबी यात्राएं कर सके। क्यों कर सके? क्योंकि उनके पास नेविगेशनल टेक्नोलॉजी आ गई थी, नौवहन परिवहन की क्षमता या तकनीकी आ गई थी, कंपास का निर्माण कर लिया था उन्होंने, बड़े बड़े जहाज शिप बना लिए थे जो माल को लाए और ले जा सकते थे। ठीक है, ये पहला फैक्टर रहेगा, एडवांसमेंट इन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें यही लिखेंगे, यूरोप की वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उनकी तकनीकी में बहुत व्यापक परिवर्तन हुए और उसमें एक बड़ा परिवर्तन था बड़े बड़े जहाजों और समुद्री मार्गों को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स उपकरणों की खोज, जैसे कंपास। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम हो पूछना फिर आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो यूरोपियन का पहला कारण भारत में आने का ये रहा। लेकिन केवल तकनीकी विकास हो जाने से कोई घर से नहीं निकलता, उसके पीछे एक रीजन रहता है। और वो रीजन क्या है कि उन्होंने जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की थी, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से उनके यहाँ मास प्रोडक्शन हो गया था। मास का मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन था, प्लस कच्चा माल कम था उनके पास। तो कच्चे माल के लिए और फिर उस माल से बने उत्पादन के लिए मार्केट खोजने के लिए उन्हें यूरोप से, खासकर पश्चिम यूरोप से बाहर निकलना था। ये है दूसरा रीजन, क्वेस्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। तो ये दूसरा रीजन रहा कि बाजार की खोज के लिए वो लोग बाहर निकले। तो आप इसमें लिखेंगे बाजार की खोज का मतलब क्यों? क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से मास प्रोडक्शन था और उस मास प्रोडक्शन ने, बात समझ में आनी चाहिए, उस मास प्रोडक्शन से उन्हें बाहर में बेचना था और कच्चा माल रॉ मटेरियल लाना था। इन दो वजहों से उन्होंने भारत जैसे, लैटिन अमेरिका जैसे, अफ्रीका जैसे या ईस्ट एशिया जैसे देशों की या क्षेत्रों की खोज की। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो कि जो दूसरा फैक्टर मैंने बताया उसमें बताया कि कच्चे माल की मांग। इस पॉइंट को हमने सबसे लास्ट वाले पॉइंट में रखा हुआ है। जैसे कौन कौन से चीजें जिसकी मांग उनके सामने उनके पास है। ठीक है, तो आप तीसरा कारक लिखेंगे इसके तुरंत बाद, क्वेस्ट के बाद तीसरा आएगा, हैवी डिमांड ऑफ द इंडियन फॉर इंडियन कमोडिटीज।
तो उन्हें भारत से ये सब चीजें चाहिए थी, स्पाइस चाहिए थी, मसाले चाहिए थे, सिल्क चाहिए था, कीमती पत्थर चाहिए थे। ठीक है। तो नील इंडिगो चाहिए थी, कॉटन चाहिए था। तो ये सब चीजें भारत में बहुत होती थी, या साउथ ईस्ट एशिया में बहुत होती थी स्पाइस, इसलिए वो यहाँ आना चाहते थे। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तीन चीजें या तीन फैक्टर शुरू के जो हैं वो कौन से फैक्टर हैं? उनको आकर्षित करने वाले फैक्टर हैं। यानी भारत में यूरोपियंस के आने का एक बड़ा कारण यूरोपियंस की अपनी आवश्यकताएं हैं। ठीक है। यानी इन 6 पॉइंट्स को भी हम, जो 5 पॉइंट हैं, उन 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को हमने बताया जो यूरोपियन की आवश्यकता है, उसकी वजह से वो लोग भारत आते हैं। लेकिन ऐसे तो कोई कहीं भी चला जाएगा और जीत जाएगा? नहीं, भारत भी जिम्मेदार है कि वो आए और हमें जीत लिया। तो लिखेंगे कि ये कारक उनके लिए जिम्मेदार थे, यूरोपियंस के लिए, लेकिन वो यहाँ आए और जीते, स्थापित हो गए, इस्टेब्लिश हो गए, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, भारतीय लोग भी जिम्मेदार हैं, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस जिम्मेदार थी। और वो कौन है? पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, कि वीक रूलर्स एंड फ्रेगमेंटेड रीजनल पावर्स। उदाहरण के लिए आप देंगे कि जब वास्को डी गामा केरल पहुंचा तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वो स्थानीय अन्य अरब व्यापारियों को मात देना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। यानी जहां जहां यूरोपियंस जाएंगे वहां भारत में कम से कम एक ही क्षेत्र में कई सारी ताकतें कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, उनमें आपस में ही द्वंद्व है, क्लैशेस हैं। तो जब आप आपस में ही बटे हुए होंगे तो जो यूरोप से आ रहा था वो ऑर्गेनाइज था, तो एक ऑर्गेनाइज सत्ता के सामने अनऑर्गेनाइज छोटी छोटी लोकल पावर्स, रीजनल पावर्स टिक नहीं पाई। तो ये वो सूटेबल कंडीशंस थी जिसमें यूरोपियंस को स्थापित होने में मदद मिली। ठीक है। तो दो तरह के कारक जिम्मेदार हैं, एक यूरोपियंस की अपनी फैक्टर्स, और दूसरे उनके लिए जो आइडियल मैट्रिक्स भारत में थी, भारत जैसे देशों में जो आइडियल मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, आइडियल आदर्श जो माहौल था, किसी भी विदेशी इन्वेडर के लिए आइडियल माहौल होता है कि वहां अगर एक सेंट्रलाइज पावर ना हो तो किसी दूसरे का आना और स्थापित हो जाना आसान होता है। ठीक है। इसके अलावा और पर्पस भी थे जो आपकी स्लाइड में नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे पहला कारक था पुर्तगालियों का, वो सबका नहीं था तो अलग से लिखेंगे, या तीसरे लाइन में लिख सकते हैं पैराग्राफ में। पुर्तगालियों का जो कारण था वो था धर्म प्रचार। उनका मेन पर्पस था प्रोपेगेशन, रिलीजन को प्रमोट करना। तो एक कारक ये भी जिम्मेदार है। ठीक है। एक अगला कारक और है जो यूरोप के लोगों के लिए जिम्मेदार था, और वो था कि जितने भी व्यापारी या पावर्स वहां से आ रही हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां के राजाओं ने सपोर्ट किया, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें राजा या राज्य का भी क्या था, निवेश था, इन्वेस्टमेंट था, तो उनके इंटरेस्ट भी थे। तो इसलिए बड़ी बड़ी यात्राओं को वहां के राजाओं ने या शासकों ने भी फंड किया, परमिशन दी, एम्पावर्ड किया उनको। इससे उन्हें ताकत मिली, जिसलिए आप देखते हो कि आप प्री में देखेंगे ना कि अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया, जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया, जेम्स फर्स्ट की तरफ से कौन आया, लुई 16वें की तरफ से कौन आया। तो इन राजाओं का नाम क्यों आ रहा है?
क्योंकि राजाओं ने अपने एम्बेसडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भारत भेजा और ये कहा कि हम कंपनी की तरफ से तो आए हैं, हम उससे ज्यादा राजा की तरफ से आए, राजा भी चाहते हैं हमारे कि आपसे संबंध बने। ठीक है, तो ये सब सपोर्ट हैं जिसकी वजह से यूरोपियंस को भारत में आने में और यहाँ स्थापित होने में मदद मिली। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने लगभग 3 पैराग्राफ बनाए, आपको जवाब देना था छोटे छोटे पैराग्राफ्स के तहत। ठीक है, अब जो आए हैं उनके बारे में भी बता दो। उसके लिए थोड़ा सा मैटर मैंने ज्यादा दिया है क्योंकि प्री भी हमें इसमें कवर करना है। तो आप लोग ये नोट, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बाद में, तो आप वहां से नोट कर लेंगे इसे, है ना। अभी केवल आपको समझना है कि जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछा था क्लास से स्टार्ट होने पर कि क्रम क्या था, तो आपको उसी क्रम में ये लिखना है। ठीक है, उसी क्रम में लिखना है कि सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया। जो लोग प्री पढ़ चुके हैं उनको तो सब पता होगा, आइडिया है। लोग नहीं पढ़ रहे, जो पहली बार प्री और मेंस साथ साथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए डेटा ज्यादा दिया गया है ना, तो सब कुछ नोट कर लेंगे वो। ठीक है, इंग्लिश में सबके पास नोट्स हैं ऑलमोस्ट। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा। यहाँ से यूरोपियंस के आने की शुरुआत हुई। 3 जहाजों को लेकर आया था वो। इसके बाद उसका वायसराय आया, अल्मेदा, अल्बुकर्क, है ना, उन्होंने गोवा को अपना सेंटर बनाया। ये सारी बातें यहाँ नहीं लिखनी है। ठीक है, तो इस मैटर में से आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्टिव मैटर उठाना है, कि लिखेंगे कि यूरोपियंस की भारत में आने की शुरुआत वास्को डी गामा से हुई 20 मई 1498 को, जब वो कालीकट बंदरगाह पहुंचा। और उसका उद्देश्य, वो कहाँ से होकर आया था वो भी लिख लेंगे। तो आप बताएंगे कहाँ से आया था वो, आप लोग जवाब देंगे कहाँ से होता हुआ आया था। विपुल? सर केप ऑफ गुड होप। बिल्कुल ठीक है ना, ये लिखना है कि वो अफ्रीका के पश्चिम रास्ते से होता हुआ केप ऑफ गुड होप से होता हुआ आया। इंग्लिश में इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, हिंदी में आशा अंतरीप कहेंगे। आशा अंतरीप, आशा। अब मैं इस शब्द का मतलब बताऊंगा लेकिन आपको वहां नहीं लिखना है, ठीक है। आशा माने होप हो गया, अंतरीप माने किसी भी जमीन का टुकड़ा जब तिकोना होता है तो उस हिस्से को अंतरीप कहते हैं, है ना। तो जैसे भारत का कन्याकुमारी अंतरीप है, इसलिए केप कैमोरिन कहते हैं उसे। केप है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, केप। हिंदी में कहते हैं अंतरीप। तो चारों तरफ पानी होना चाहिए और उसमें एक हिस्सा तिकोना सा ये होना चाहिए, है ना। तो ये जमीन है। समझ होंगे आप लोग इस स्थिति को, ठीक है। आशा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूरोपियंस को आशा थी कि यहाँ भी वही। इसी के बाद यूरोप विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बना। द्वितीय विश्व युद्ध तक यूरोप सबसे बड़ी पावर बना रहा, इंग्लैंड सबसे बड़ी पावर बना रहा संयोग से। तो ये वो आशा थी उन्हें कि हमें क्या मिल जाएगा, पूर्व का व्यापार मिलेगा, पूर्व की दुनिया पता लगेगी, ईस्ट इंडिया। इसलिए कंपनी का नाम भी क्या रखेंगे वो, ईस्ट इंडिया रखेंगे, कि भारत और भारत से पूर्व के जो व्यापार मार्केट है वो हमें चाहिए। और वो तभी हो सकते थे जब इस अंतरीप से वो आगे बढ़ते। ठीक है, इसलिए इसका नाम आशा अंतरीप रखा गया। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका का मतलब पता है क्या होता है, बताया था मैंने ज्योग्राफी में आपको। अफ्रीका का मतलब होता है धूल भरा, अंधेरा। तो आज भी अफ्रीका की सारी जानकारी सभी को नहीं है ना। उस समय तो संभव ही क्या थी, तो अफ्रीका उनके लिए क्या था, अंधेरा था। और इस अंधेरे से आगे बढ़ना, इस तरफ आना, है ना, ये क्या था, ये आशा थी उनके लिए, इसलिए इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए, ज्योग्राफी के पर्पज से, यहाँ इसका यूज नहीं करना है हमें।
ठीक है, चलो, तो वो यहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद दूसरी पावर, जैसा प्रिया ने अभी बताया, प्रिया ने, कि पुर्तगालियों के बाद फिर डचेज आए। तो प्रियो क्वेश्चन लाखों बार पूछा जा चुका है कि पहला डच जो भारत आया। सर पूछना था। हाँ निहारिका, हेलो आदित्य पूछो। हाँ पूछो निहारिका। सर, मेरा ये पूछ रहे थे ना कि जो ये हमारी दूसरी वाली बुक है ना, स्पेक्ट्रम, तो उसमें मैंने पढ़ा था, तो उसमें ना जो ये इसका आने का टाइमिंग थी, ये 17 मई बताई है, 1498। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अंतिम मेरे हिसाब से 20 या 21 मई के आसपास का दिन है। 20 और 21 के बीच का समय है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे इसे। तो पहले पढ़ा ठीक है, डेट की सर। कोई समस्या नहीं। यूपीएससी डेट नहीं पूछेगी आपसे, है ना। बस आपको 1498 याद रखना है। सर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि कौन आया भारत में, डचेज आए। डचों के बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे, कर्नाटक वॉर्स हो रहे हैं उनके साथ में, है ना। और बेदारा का युद्ध हम बाद में देखेंगे कैसे हुआ है ना, ये पढ़ना है हमें अलग से। ठीक है, इसके बाद फिर कंपनी आई। 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को परमिशन मिली, है ना। इस तरह से आपको ये डेटा नोट करना है। तो वीडियो में भी नोट रहेगा और मैं आपको पीडीएफ भी ग्रुप में भेजूंगा, तो आप वहां से, ठीक है। फिर मैं कहूंगा ये सब प्री के पॉइंट्स हैं, इनमें से बहुत सिलेक्टिव चीजें उठाकर मेंस में रखनी है आपको। और ये शुरुआत आज से ही होगी, सबको आंसर लिखना है, सबको। जिसने आंसर नहीं लिखा वो क्लास कल से ज्वाइन ना करे। आज जो प्रश्न दिया गया है उसको सबको कल तक लिख के दिखाना है, शाम तक। कोई भी हो चाहे वो, अगर वो नहीं लिखेगा तो कल क्लास नहीं कर पाएगा। स्ट्रिक्टली इस बार फॉलो होगा ही रूल। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको आंसर एक एटलीस्ट लिख के दिखाना है डेली। अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ना कोई उदारता है कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे एक आंसर डेली लिख के चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं जिनको हमें छोटे छोटे पॉइंट एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में समाप्त करना है। और अंत में लिख देंगे हम क्या, ठीक है, अंत में लिखेंगे कि इस पूरे संघर्ष में किसको विजय मिली। अंततः विजय अंग्रेजों को मिली, जिन्होंने अपनी सभी समकालीन यूरोपियन पावर्स को अंततः हरा दिया। अंततः हरा दिया, तो लास्ट में क्या लिख दोगे कि किसको कैसे हराया, वो जो पॉइंट अभी थे वो आपको लिखने हैं। जैसे ये पॉइंट मैंने आपको दिया था कि डच कैसे हारे अंग्रेजों से, वेदारा के युद्ध से हारे। ठीक है, फ्रेंच कैसे हारे, वॉन्डी वॉश के युद्ध से हारे। तो वो राइट डेटा आपको देना। पुर्तगाली लगभग खुद ही चलेगा छोड़कर। पुर्तगालियों के बारे में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन यूपीएससी आपसे प्री में पूछ चुका है कि पुर्तगाली ने आखिर भारत को क्यों लगभग छोड़ सा दिया था। तो अब आप जवाब देंगे क्योंकि उन्होंने इस समय वेस्ट इंडीज के आसपास का जो एरिया था, जो लैटिन अमेरिका था, उसकी खोज कर ली थी। तो उन्हें मार्केट वहां मिल गया था। ब्राजील जैसे देश उन्होंने खोज लिए थे, स्पेन ने वहां खोज कर ली थी, इसलिए उनका यहाँ इंटरेस्ट कम हो गया था। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। करना क्या है, प्री में रटना है पॉइंट्स, और मेंस में इनमें से 8 to 10 पॉइंट्स को आपको यूज करके अपना आंसर समाप्त करना है। अब कोई सोच लो कि अगर पूरा प्रश्न आंसर लिखना है, तो मैंने आपको बता दिया 3 से 4 पैराग्राफ बनेंगे। पहले पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में कारण बताने हैं, और अंतिम पैराग्राफ में आपको आके कौन कब आया, किस युद्ध से स्थापित हुआ, और अंततः किसको सफलता मिली। ठीक है, एक काम और कर सकते हो, अगर प्रश्न की लंबाई ज्यादा है, उत्तर मतलब शब्द सीमा ज्यादा है, तो एक चीज और लिख सकते हो कि आखिर वो जीते क्यों। तो उसका एक कारण और है कि वो संगठित है, यानी अंग्रेज क्यों जीते अंततः, क्योंकि उनकी आर्मी
सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उनके पास संगठित सेना है, इसलिए वो इन बाकी यूरोपियंस को हराने में सफल होता है। क्लियर है? तो आज का प्रश्न बहुत छोटा सा रखा गया था, स्ट्रेट प्रश्न था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको इसमें, किसी को भी, बहुत सिंपल प्रश्न है, आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो ड्राफ्टिंग कर ली आंसर की। ड्राफ्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना? फिर से ड्राफ्टिंग का मतलब पहले पैराग्राफ, दो पैराग्राफ में क्या रखना है ये बताओ। ठीक है? कारण, कारणों को दो भागों में बांटे हमने। वे कारण जो यूरोपियंस के खुद के लिए जिम्मेदार थे, दूसरे वे कारण जो भारतीयों की तरफ से मौका दिया गया उनको। ठीक है? अगले पैराग्राफ में हमने दिखाया कि कौन कब आया, ये पैराग्राफ यहाँ हो गया, और अंततः अंग्रेजों को विजय मिली और क्यों मिली हमने ये दिखा दिया। तो ये लगभग 150 से 200 प्रश्नों का शब्दों का उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि निहारिका और ज्योति, तुम लोग बताओ स्पेशली लिख पाओगे, क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो शायद, तो लिख पाओगे इसे? बस सब पूरी कोशिश करनी है। बिल्कुल। तो डेटा ज्यादा नहीं रखना है, डेटा कम से कम रखकर अपने प्रश्न को बस सर। अच्छे से लिखना है। ठीक है? बस सर। चलिए, तो ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब, आज का पहला प्रश्न तैयार हो गया हमारा ये। This conference will now be recorded. ठीक है, तो प्रश्न ये था कि भारत में यूरोपियंस के आने के क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है? इन परिणामों को हम कई सारी हेडिंग्स में बदल सकते हैं। हेडिंग्स आपको लिखनी है दिमाग में, वहां नहीं रखनी है ना, हमेशा की तरह। तो सबसे पहला लिखें आप आर्थिक, जाहिर सी बात आर्थिक परिवर्तन सबसे पहले आएंगे, तो हमें आर्थिक परिवर्तनों से शुरुआत करनी है। और पहला है, इससे स्थानीय जो भारतीय लोग थे उनकी समृद्धि, आर्थिक समृद्धि आई। वो पहले से समृद्ध थे, पहले से प्रॉस्पर थे, लेकिन इन यूरोपियंस के आने से, व्यापार होने से, खासकर भारत का जो किसान वर्ग, उत्पादक वर्ग है, उसको और लाभ हुआ, क्योंकि कच्चे माल की खपत बढ़ गई। और व्यापारियों को लाभ हुआ, क्योंकि वहां से बना हुआ माल वो खरीदते थे यूरोपियन से और भारतीय मार्केट में बेचते थे। तो स्थानीय व्यापारियों, उत्पादकों और इन सब का टैक्स चूंकि राजाओं को मिलता था, तो राजाओं को भी लाभ हुआ। दूसरा, भारत में बुलियन की मात्रा बढ़ी। बुलियन समझ गए ना, सोना और चांदी। क्योंकि भारत के व्यापारी अंग्रेजों से जो कच्चा माल बेचते थे, क्या लेते थे उससे? सोना और चांदी लेते थे। ठीक है? ये तो हुआ शुरुआती दौर। लेकिन जैसे ही कंपनी भारत में स्थापित हुई, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद स्थिति ठीक उल्टी हो गई, है ना? तो आर्थिक क्षेत्र में दो तरह के परिणाम दिखाई दिए, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव लाभ के रूप में, और निगेटिव, उन्होंने भारतीय लोगों का शोषण किया। शोषण ही नहीं किया, सोने की चिड़िया जो भारत कही जाती थी, उसको पूरा उन्होंने निचोड़ लिया। ठीक है? जैसा कि दादा भाई नौरोजी कहते हैं अपनी थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ में। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब समझ रहे हो? धन निष्कासन के सिद्धांत में, जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने बाद में सिद्ध भी किया कि भारत की गरीबी, भारत की सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का कारण कौन है? यूरोपियंस हैं, विशेषकर ब्रिटिश हैं। ठीक है?
ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में ये चीजें हैं। तो भारत को विकासशील देश बनाने में, अविकसित देश बनाने में इन्हीं यूरोपियंस, विशेषकर अंग्रेजों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा, भारत का अर्थव्यवस्था में अगर प्रभाव देखें तो भारत का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव पहली बार हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के साथ, विशेषकर यूरोप के साथ जुड़ गई। यानी जो यूरोप में होता था उसका प्रभाव भारत पर जरूर पड़ने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी जुड़ाव नहीं था, जुड़ाव था, लेकिन उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता था, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय चांदी की कमी हो गई थी पूरे विश्व में, तो उससे कोई बड़ा असर भारत में नहीं पड़ा। लेकिन अंग्रेजों के या यूरोपियंस के आने के बाद अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा निर्भर हो गई एक दूसरे के ऊपर कि वहां पड़ने वाला प्रभाव यहाँ तुरंत दिखने लगता है। तीसरी चीज, अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में नए नए प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संगठन, व्यवसायिक संगठन बने। यानी हमारे यहाँ थोड़ी सी व्यापार की विशेषज्ञता, स्पेशलिटी दिखने लगी थी, स्पेशलिटी दिखने लगी थी। ठीक, अगला बदलाव देखिए, भारत में कई तरह की फसलें, विशेषकर व्यापारिक फसलें, व्यवसायिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स पैदा होने लगी थी। यानी उत्पादन व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा था हमारे यहाँ। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि आखिर भारतीय लोगों ने या अंग्रेजों ने या यूरोपियंस ने भारत के लोगों से कमर्शियल क्रॉप्स पैदा करने के लिए क्यों कहा। बाकी क्रॉप्स पैदा भी हो रही थी, लेकिन इन कंपनियों का जोर वाणिज्यिक फसलों पर क्यों था, बता सकते हो। वाणिज्यिक फसलें भी होती हैं जिन्हें पैदा करने का पर्पस उपभोग करना नहीं होता बल्कि बेचना होता है, जैसे गन्ना है, कॉटन है। तो गन्ना जाहिर से होता है अपने खाने के लिए तो आप नहीं करोगे, गेहूं कर सकते हो खाने के लिए, चावल कर सकते हो, लेकिन सर नील क्योंकि के। ना हम्म। सर क्योंकि इंडिया की जो वो फेवरेबल कंडीशन थी ना, ये सब कुछ वो क्रॉप्स के लिए, और यूरोपियंस और अदर कंट्रीज को वर्ल्ड में ये रॉ मटेरियल चाहिए था ना, इसीलिए। बिल्कुल, तो देखो सेकंड फैक्टर ठीक है, क्लाइमेट से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेन चीज थी कि ब्रिटिशर्स को या कंपनीज को, इनका यूरोपियंस को कच्चा माल चाहिए था, ऐसा कच्चा माल जो सीधा फैक्ट्री में यूज कर सकते थे। तो कॉटन जाहिर सी बात है, कॉटन नहीं होगा तो आगे चीजें बनेगी नहीं, कपड़े नहीं बन पाएंगे। इसलिए दूसरी चीज, भारतीय किसानों ने भी पैदा करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उनको टैक्स देना होता था। तो कमर्शियल क्रॉप्स के चलते क्या कर सकते थे, तुरंत वो मार्केट में उसे बेच सकते थे, उन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी बहुत ज्यादा। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं सुविधा होती थी तुलनात्मक रूप से। ठीक है, तो ये जवाब आ गया। तो भारत में कृषि संरचना में नई प्रकार की फसलें या नए प्रकार के उत्पादन प्रारंभ किए गए। ठीक है, ये परिवर्तन तो थे अर्थव्यवस्था के जो मेन परिवर्तन माने जाते हैं। उन परिवर्तनों से या इस परिवर्तन को बनाए रखने के लिए कुछ और परिवर्तन शुरू किए गए। तो दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे कि इस व्यापारिक या आर्थिक लाभ को बनाए रखने के लिए उन्होंने भारत में राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन किए। ठीक है, क्योंकि लंबा पीरियड कौन रहा, ब्रिटिश रहे, इसलिए भारत के प्रशासन और राजनीति पर किसका इम्पैक्ट दिखता है, ब्रिटिशर्स का।
जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका प्रभाव आज तक भारत के क्षेत्रों में आज तक भारत पर दिखाई दे रहा है हमें, है ना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि भारत आज भी अपनी रूलिंग सिस्टम में पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली को लेके चल रहा है। इससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। मॉडर्न जुडिशरी, ये सब क्यों हुए? क्योंकि अंग्रेजों को अपने आर्थिक लाभ अधिकतम मैक्सिमम करने थे, इसलिए उन्होंने उसके अकॉर्डिंग फिर चेंजेस भी किए। नया मिलिट्री और नई पुलिस व्यवस्था। नई पुलिस क्या? पुलिस पहली बार शायद भारत में उन्हीं लोगों ने प्रयोग किया। तो मॉडर्न पुलिसिंग और मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम भी इसी का पार्ट था, है ना। आप जानते हैं पुलिस क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जब कलेक्टर टैक्स वसूलना चाहता था तो उसके झगड़े हो जाते थे, उन झगड़ों से निपटने के लिए पुलिस बनाई गई, है ना। सेना क्यों रखी गई? क्योंकि दूसरे देशों पर कब्जा करना, दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना, दूसरे राजाओं को हराना, टीपू जैसे राजाओं को हराना, मराठाओं को हराना, इन सब के लिए सेना की आवश्यकता थी। क्योंकि अंग्रेजों को अपना एरिया बढ़ाना था, टैक्स वसूलना था, कच्चा माल लेना था, तो राजाओं को हराना जरूरी था। तो नई पुलिस और सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तकनीकी परिवर्तन भी आए। तकनीकी परिवर्तनों में आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? पुर्तगाली लेकर आए थे, आपको पता है ना। पुर्तगाली। हाँ, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। तो वो भी आपको दिखाना है यहाँ पर। तो तकनीकी के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए। चलिए अगला परिणाम देखेंगे। इसको लिखना सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के लिए भी है। कॉलोनियल इम्पैक्ट पूछे जाते हैं, कल्चरल सोशल, है ना। तो कल्चरल सोशल में सबसे पहला इम्पैक्ट धर्म का पड़ा कि भारत में पहली बार क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई। और आपको पता है कि इन चारों पावर्स में से कौन सी पावर ऐसी है जो धार्मिक या प्रमोशन, रिलीजियस प्रमोशन के लिए आई थी? मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। पोर्चुगीज। कौन था? पुर्तगाली। ठीक है। तो भारत के सामाजिक जीवन पर धर्म, एक नया धर्म का प्रवेश हुआ। यद्यपि धर्म पहली बार आ चुका था लेकिन प्रभाव पैदा नहीं कर पाया, लेकिन अब प्रभाव बनने लगा था। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन हुआ कि हमारी जीवन दिन प्रतिदिन की जो लाइफ थी, रूटीन लाइफ थी, उसमें चेंजेस आने लगे। और डे टू डे लाइफ का मतलब क्या होता है? हमारे खान पान, रहन सहन में परिवर्तन आने लगे थे। इसकी शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की। ये क्वेश्चन प्री के हिसाब से अच्छा है। मैंने आपको बताया था कि एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारतीय विधवा महिलाओं से विवाह किया। और क्वेश्चन क्या बनता है? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय या गवर्नर समाज सुधारक भी था? बताया था। तो पूरी कहानी मैंने समझाई थी। वो क्या था बेसिकली? सर अल्बुकर्क। हाँ, इसलिए था क्योंकि स्थानीय गोवा के क्षेत्र में उसे, सॉरी, स्थानीय क्षेत्र में क्या नहीं मिल रहा था? उसे समर्थन नहीं मिल रहा था स्थानीय व्यापारियों से, स्थानीय लोगों से। तो पुर्तगाली अल्बुकर्क माना जाता है वो आदमी, उसने कहा कि जो महिलाएं सती हो रही हैं वो सती ना हो, हम पुर्तगाली उनसे विवाह करने को तैयार हैं। ऐसा लगा कि वो भारतीय महिलाओं के बारे में सोच रहा है, जबकि सच क्या था कि वो भारतीय समाज में गहरे पैठ बनाना चाहता था।
गहरी जड़ जमाना चाहता था, क्योंकि अगर यहाँ की महिलाओं से शादी करेगा तो जाहिर है उनके परिवार के दामाद बनेंगे सबके सब, उनकी संस्कृति को अपनाएंगे भी। तो निश्चित रूप से ये बड़ा परिवर्तन था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि कौन समाज सुधारक था? अल्वोकर। क्या, कैसे? सती प्रथा को रोका। पर्पज, मूल उद्देश्य क्या था? सती प्रथा को रोकना नहीं था, बल्कि अपनी आबादी को बढ़ाना था। स्थानीय लोगों, स्थानीय समाज और संस्कृति में लोगों में अपनी पकड़ बनानी थी। तो ये वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पैदा करता है। वो इस संबंध की वजह से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन शुरू हुए। और क्या शुरू हुए? धार्मिक संघर्ष शुरू हो गए, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने जनजातीय इलाकों में, पिछड़े क्षेत्रों में जाकर क्या किया? धर्म परिवर्तन को प्रमोट किया। इससे स्थानीय संस्कृति के लोगों में बदलाव आए और उन्होंने उसका विरोध भी किया। तो धर्म परिवर्तन और उससे क्लैशेस, संघर्ष भी दिखाई देते हैं। और परिवर्तन क्या है? हमारी चिंतन शैली, हमारी चिंतन की जो तरीके थे वो बदल गए। अब हमारा तरीका वैज्ञानिकवादी हो गया, तर्कवादी हो गया, साइंटिफिक और लॉजिकल हो गया। और वो कब हुआ? जब यूरोपियंस, विशेषकर ब्रिटिशर्स की शिक्षा आई, जिसका परिणाम हमें राजा राममोहन राय से लेकर केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, गांधी, सुभाष, नेहरू सब में दिखता है। ठीक है, तो आधुनिक उदारवादी तार्किक वैज्ञानिक विचारों का जन्म भी और उसको अपनाया भी इन भारतीय लोगों ने। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक में विशेषकर पहनावे में परिवर्तन आए, जैसे कोट पैंट भारत में पहली बार यहाँ देखने को मिला। ठीक है, अगला परिवर्तन कला के क्षेत्र में आया। जैसे पुर्तगाली असर से, पुर्तगालियों के भारत में संपर्क से कौन सी कला पैदा हुई थी? मैंने बताया था आर्किटेक्चर, वास्तुकला। क्या नाम था उसका? क्या बताया था? गोथिक, गोथिक कला का जन्म हुआ। इसके अलावा रंगमंच में कई परिवर्तन आए। रंगमंच मतलब क्या बोलते हैं? रंगमंच को आप बोलेंगे इंग्लिश में। जैसे हमारे नाटकों में दुखांत यानी ट्रेजेडिक एंड शुरुआत हुई। ये नया परिवर्तन था हमारे कला के क्षेत्र में, खासकर साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और जब भारतीय जागरूक हुए तो उन्होंने इसका विरोध करने के लिए राष्ट्रवादी साहित्य लिखा। नेशनलिस्ट लिटरेचर की शुरुआत हुई भारत में। ऐसा लिटरेचर जो हमारे पास्ट के हीरोज को प्रमोट करता था और उनको रोल मॉडल बनाकर भारतीयों से अपील करता था कि तुम्हें भी क्या करना है? सामने आना है। ठीक, और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुए? धार्मिक परिवर्तन ही नहीं आए, धार्मिक संघर्ष ही नहीं हुए, बल्कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत भी इन्हीं यूरोपियंस, विशेषकर अंग्रेजों ने की। कम्युनलिज्म की शुरुआत हुई। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की शुरुआत इन लोगों ने की, खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक जो पक्ष छूट गया था उसमें ये भी लिख सकते हो। महिलाओं का एम्पावरमेंट की शुरुआत होती है यहाँ से। इसलिए मैंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन ज्यादा पूछे गए हैं स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी में, तो अब आप आराम से इनका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अंततः लिखेंगे कि उपनिवेशवाद का जन्म, कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म का जन्म, साम्राज्यवाद का जन्म। किसका जन्म हुआ? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। जानते हो दोनों क्या होते हैं? बताना है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद आइडिया है, कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म की। सब पता है। सबको पता है? ठीक है, तो
नहीं पता है तो जब मन करे तब आप पूछ लेना, दोनों क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन बनता है इससे भी, है ना। ठीक है, तो ये मुख्य परिणाम है। इसका एक अंत में परिणाम और लिख सकते हो, इससे भारत की विविधता का, भारत में डाइवर्सिटी थी वो और बढ़ी। और हम जानते हैं कि भारत की डाइवर्सिटी बढ़ने का कारण क्या रहा है, जैसे जैसे भारत में इन्वेडिंग्स हुई हैं, विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, भारत की डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है। तो अंग्रेजों ने भी आकर क्या किया है, इस डाइवर्सिटी को और इंक्रीज कर दिया। अब प्रयोग करने का टाइम है, अगर चाहे तो करें, अन्यथा छोड़ दें। जैसे तुलना कर सकते हैं कि अभी तक जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए वो भारतीयों के साथ घुल मिल नहीं पाए, यानी उनमें और हमें कोई अंतर नहीं रहा था, घुल मिल गए थे। लेकिन जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने उनसे सब कुछ लिया, लेकिन वो हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए। इसका मतलब है उन्होंने हमसे कुछ नहीं सीखा, इसलिए वो हमेशा शासक बने रहे, इसलिए उनके खिलाफ विद्रोह भी हुआ। जबकि बाकी जितने भी इन्वेडर्स आए, इवन मुगल भी आए, उससे पहले भी कई लोग आए, किसी के खिलाफ जनता ने विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वो जनता के बीच के हिस्से बन गए थे। तो चाहो तो इस परिवर्तन को थोड़ा सा हिंट कर सकते हो वहां पर। क्लियर है? ठीक है, तो आज दो प्रश्न आपके तैयार हुए, भारत में यूरोपियंस के आगमन के कारण और दूसरा क्या क्या परिणाम आए। ठीक है, चलो। तो पहला प्रश्न तो मैंने पूछा है आपसे, कहा है सबको लिख के दिखाना, नहीं तो क्लास अलाउ नहीं करूंगा कल मैं किसी को भी। जिसने नहीं लिखाया वो आज कल क्लास नहीं करेगा। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न मैंने जो डिस्कस किया है उसकी केवल आप हेडिंग बनाकर दिखा सकते हो मुझे। एक चार्ट बनाओ, चार्ट बनाना आसान होगा, तो पूरा प्रश्न का आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे प्रश्न के लिए केवल चार्ट बना दें, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, और एक पॉइंट आउट करके छोड़ दें सिंपल। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए थोड़ा पहला क्लास है, इसलिए छोटा सा क्लास रखा हम लोगों ने आप लोगों के लिए।